गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो 9th क्लास का चैप्टर हम पढ़ रहे थे। इससे पहले हम 4 भाग पढ़ चुके हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 4 में हमने लगभग 4 विधियों के बारे में पढ़ लिया था, जिन विधियों के द्वारा हमें विभिन्न पदार्थों को पृथक करने की जानकारी मिलती है। उसके आगे हम आज पढ़ेंगे विधि नंबर 5। विधि का नाम है क्रोमेटोग्राफी। क्या नाम है? क्रोमेटोग्राफी। इस विधि का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो देखिए, डाई में उपस्थित रंगों को पृथक करना। डाई से तात्पर्य यहाँ पर रंग, विभिन्न प्रकार की कोई स्याही है, कोई कलर है, तो उसमें कितने प्रकार के रंग उपस्थित हैं। यानी कोई ऐसा मिश्रण है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के रंग उपस्थित हैं, तो उन रंगों को पृथक करने के लिए हम जिस विधि का उपयोग करते हैं उस विधि का नाम क्या है? क्रोमेटोग्राफी। देखिए इसको हम कैसे प्रयोग करते हैं। तो एक तो हमें लेना पड़ेगा छानक पत्रक, इसको हम फिल्टर पेपर बोलते हैं। प्रयोगशाला में आप देख रहे हैं, जैसे हमारी कॉफी का पन्ना होता है, रफ कॉफी का पन्ना, तो उससे लगभग 3-4 गुना मोटा एक कागज होता है, जो कि छानक पत्रक के रूप में काम आता है, फिल्टर पेपर के रूप में काम आता है। तो उस फिल्टर पेपर के ऊपर एक लाइन खींची गई है, पेंसिल से खींची गई लाइन, उस पर एक स्याही की क्या लगाई गई है? बूंद लगाई गई है। स्याही के एक डॉट उसके ऊपर लगा देंगे और एक लेंगे हम जार, और उस जार में थोड़ा सा हम क्या डाल देंगे? पानी डाल देंगे, और पानी डाल करके इस छानक पत्रक को हम एक छड़ के माध्यम से इस प्रकार इसमें लटका देंगे। ये जो स्याही की बूंद है वो इस पानी से थोड़ी कहाँ रहे? ऊपर रहे। कुछ समय के लिए हम इसको छोड़ देंगे। अब इसमें क्या होता है कि जो छानक पत्रक है वो इस पानी को अवशोषित करेगा। जिस प्रकार से चिमनी के अंदर तेल उसकी बाद में ऊपर की ओर चढ़ता है, ठीक वैसे ही इस छानक पत्रक में पानी नीचे से कहाँ की ओर जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। तो जैसे ही पानी स्याही की बूंद में से ऊपर प्रवेश करेगा, तो इस स्याही की बूंद में उपस्थित विभिन्न जो रंग है वो अपनी अपनी घुलनशीलता के अनुसार इस पानी में घुलने का प्रयास करेंगे। जो रंग उस पानी में सबसे पहले घुल जाएगा वो रंग सबसे कहाँ पहुंच जाएगा भाई? ऊपर पहुंच जाएगा। यानी जिस रंग की घुलनशीलता सबसे अधिक होगी वो सबसे कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। जिसकी घुलनशीलता थोड़ी कम होगी तो वो उससे नीचे वाले स्थान पर पहुंचेगा, यहाँ पर। जिसकी घुलनशीलता और कम होगी वो और नीचे रह जाएगा, और जिसकी और कम होगी वो और नीचे रह जाएगा। तो इस प्रकार से इस स्याही में उपस्थित सभी रंग अपनी अपनी घुलनशीलता के अनुसार एक क्रम के अंदर जम जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इस स्याही में उपस्थित अलग अलग रंगों को देख सकते हैं। कभी कभार आपने जैसे अपनी जो गृह कार्य की कॉपी होती है उस पर गलती से कभी पानी गिर जाता तो आपने देखा होगा उसमें कई रंग आपको दिखाई देते हैं। तो यह भी एक पृथक्करण विधि का ही क्रोमेटोग्राफी विधि का ही उदाहरण है। अनुप्रयोग देखिए, डाई में जो विभिन्न रंग है उनको पृथक करने में इसका प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक जो नेचुरल पिगमेंट्स होते हैं, रंग होते हैं, तो प्राकृतिक रंगों से जो अलग अलग रंग होते हैं उनको अलग करना, और रक्त से जो नशीले पदार्थ ड्रग्स होते हैं उसको अलग करना। कई लोग नशा करते हैं ना, तो नशा करने के बाद उनकी जांच कैसे की जाएगी? तो उनके रक्त का कुछ सैंपल लेते हैं और रक्त का सैंपल लेकर के फिर उसमें उस ड्रग को इसी विधि से पृथक किया जाता है। तब फिर क्या होती है? उसकी पुष्टि हो पाती है कि व्यक्ति नशे में था या नशे में ड्रग्स लेकर के ये इसने कांड किया या गाड़ी एक्सीडेंट जो भी है उस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। अगली विधि देखिए वो है आसवन विधि, डिस्टिलेशन मेथड। इस विधि में हम क्या करते हैं कि जिन 2 द्रव यानी 2 द्रव आपस में मिले हुए हैं, दोनों द्रव आपस में घुलनशील है, लेकिन उन द्रवों के बीच जो क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट, उस पॉइंट में 25 केल्विन से क्वथनांक में 25 केल्विन से अधिक ताप का अंतर होता है। यानी 2 या 2 से अधिक द्रव जो आपस में मिले हुए हैं, तो उन द्रवों के क्वथनांक के बीच जो अंतर है वो कम से कम 25 केल्विन से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए।
कम है तो अलग विधि का प्रयोग करेंगे, अगर 25 केल्विन से ज़्यादा का अंतर है तो उसके लिए हम प्रभाजी आसवन विधि का आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। क्या है देखो, जैसे उदाहरण के लिए पानी है और पानी में मिला हुआ एसीटोन, तो इन दोनों को हम कैसे पता करेंगे? जार में इनको रख लेंगे, ये जार रखेंगे स्टैंड के ऊपर, स्टैंड के नीचे बर्नर है और इस जार में लगा देंगे थर्मामीटर जो कि ताप को मापता है, और यहाँ पर एक पाइप के द्वारा एक नल इधर की ओर लगा देंगे बीकर में, और एक ही संरचना इस प्रकार की है जो इस संरचना के इस पाइप के दोनों ओर ठंडे पानी का निवेश कर सके। तो यहाँ से ठंडा पानी इसमें प्रवेश करता है और इस पाइप के चारों ओर घूम करके वो इधर बाहर की ओर गर्म होकर के निकल जाता है। अब देखिए, जैसे हम इसको गर्म करना प्रारंभ करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों में से किस में से, जल और एसीटोन में से, इन दोनों में से जिसका क्वथनांक कम है वो पदार्थ सबसे पहले वाष्प बन करके उड़ना प्रारंभ कर देगा। मान लो, सपोज करो कि यहाँ पर एसीटोन का जो क्वथनांक है वो हम मान लेते हैं 70 केल्विन है, ये 70 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 70 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो 70 डिग्री सेल्सियस पर ये एसीटोन वाष्प बन करके वाष्प बनना प्रारंभ हो जाएगा। उस समय हम इस थर्मामीटर के तापमान को नोट करेंगे तो वो कितना आ रहा है? 70 डिग्री सेल्सियस। जब ये वाष्प बनना प्रारंभ होगा तो उसका तापमान इतना पहुंच जाएगा, अनुमान अपना ही। और जब तक ये एसीटोन पूरा वाष्प बन के नहीं उड़ेगा तब तक इसका तापमान 70 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो ये एसीटोन यहाँ से गर्म होकर इसमें प्रवेश करेगा वाष्प के रूप में, लेकिन जब इस वाष्प का इस ठंडी जल वाष्प जो चारों तरफ है उससे संपर्क होगा तो फिर वो संघनन क्रिया के द्वारा वापस किसमें बदल जाएगा? लिक्विड में बदल जाएगा, और लिक्विड में बदलने के बाद वो यहाँ आकर इसमें क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। जब तक थर्मामीटर में ताप स्थिर रहेगा तब तक उसको गर्म करते रहेंगे, और जैसे इसका तापमान बढ़ने लगता है इसका मतलब उसमें से एसीटोन पूरा वाष्प बन के उड़ चुका है, अब उसमें केवल क्या रहा है? पानी। तब उसको गर्म करना हम बंद कर देंगे तो उसमें क्या बच जाएगा शेष? यहाँ बच जाएगा पानी और यहाँ आ जाएगा एसीटोन। तो इस विधि का हम प्रयोग केवल वही कर सकते हैं जहाँ पर दो घुलनशील तरलों के बीच क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से अधिक का अंतर हो। अब प्रश्न बनता है कि अगर उनमें 25 केल्विन से कम का अंतर हो तो फिर हम क्या करेंगे? तो उसके लिए जो दूसरी विधि है वो है प्रभाजी आसवन विधि। इस विधि में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं प्रभाजी कॉलम। कौन सा कॉलम है? प्रभाजी कॉलम। बाकी सारे स्ट्रक्चर वही है, पूरी संरचना वही है। तो इस प्रभाजी कॉलम में हम क्या करते हैं? देखो जिन ज्वलनशील दरों के बीच क्वथनांक का अंतर क्या हो? 25 केल्विन से कम हो, तो उसको अलग करने के लिए प्रभाजी कॉलम हम क्या करेंगे? अलग से लगाएंगे। इसमें क्या भरी हुई है? तो इसमें कांच की गोलियां हैं। किसकी गोलियां हैं? कांच की गोलियां। और मिश्रण को हम यहाँ डालेंगे। जैसे कि हम पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम, वैसलीन आदि होते हैं, तो उनको पृथक करने के लिए हम इसको गर्म करना प्रारंभ करेंगे। जिस पदार्थ का क्वथनांक सबसे कम होगा वो वाष्प बनना क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा और यहाँ पर चला जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि दूसरा पदार्थ तुरंत क्या हो सकता है? वाष्प बन के उड़ सकता है। तो उस पदार्थ को जो वाष्प बन के उड़ रहा है तुरंत ठंडा करने के लिए ये कांच की गोलियां इसमें भरी हुई रहती है। तो ये कांच की गोलियां उसका क्षेत्रफल बढ़ाती है जिससे उसकी संघनन क्रिया तीव्र गति से हो जाती है। तो कुछ वाष्प द्रव अवस्था में यहाँ ठंडी हो जाएगी या ठंडी हो जाएगी ऐसा मान सकते हैं अपन, और ठंडी होने के बाद जब इस नलिका में प्रवेश करती है तो इस ठंडे पानी के द्वारा वो और अधिक क्या हो जाएगी? संघनित हो जाएगी, और संघनित होने पर तुरंत वो लिक्विड के रूप में यहाँ पर आकर के जमा हो जाएगा। तो जैसे ही एक द्रव यहाँ पर जमा हो जाएगा और वो द्रव पूरा आते ही थर्मामीटर का तापमान बढ़ने लगेगा, फिर हम उसको हटा करके चेंज कर देंगे, फिर नया पदार्थ आएगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से अलग अलग पदार्थों को हम इस विधि से क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। इसका भी प्रयोग कहाँ करेंगे? जहाँ घुलनशील द्रवों के बीच 25 केल्विन से कम क्वथनांक का अंतर होता है। इसमें क्या अंतर है? तो इसमें प्रभाजी कॉलम होता है, इसमें कांच की गोलियां भरी हुई रहती है, जबकि इस विधि के अंदर प्रभाजी कॉलम की आवश्यकता नहीं होती है। अगली विधि देखिए, वायु के घटकों का पृथक्करण। हमारे जो वायुमंडल में एयर होती है, हवा होती है, उसमें कई प्रकार की गैसें विद्यमान होती है, तो उसको हम कैसे पृथक करेंगे? तो उसके लिए एक संरचना है, उपकरण है।
सबसे पहले यहाँ पर एक फिल्टर पेपर, फिल्टर बोल रहे हो, छानक बोल रहे हो, तो वो छानक यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस छानक में से एयर प्रवेश करती है। तो इस छानक के द्वारा जो वायु के अंदर धूल कण आदि अशुद्धियाँ जो होती है वो वहीं पर फिल्टर हो जाती है। फिर यहाँ से वायु उसमें निवेश करती है और यहाँ जब जाती है तो दोनों ओर दो पिस्टन होते हैं। उन पिस्टनों के द्वारा उस पर एक प्रेस दबाव बनाया जाता है और उस दबाव के द्वारा जो वायु होती है वो गर्म हो जाती है दाब बढ़ने से, और गर्म वायु इसमें यहाँ पर प्रवेश करती है और इस बड़े सिलेंडर में यहाँ प्रवेश करती है। इस बड़े सिलेंडर के अंदर एक पाइप है जिसमें यहाँ से ठंडा जल प्रवेश करता है। जब ये ठंडा जल इसमें प्रवेश करेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो ये जो गर्म वायु होती है वो इस पाइप के संपर्क में आकर के मित्रों ठंडी हो जाती है। ठंडी होगी अर्थात उसका आयतन घटेगा, घनत्व बढ़ेगा, और वो जो गैस होती है जिसका आयतन यहाँ पर अभी कम हो गया या कुछ ठंडी हो गई तो वो यहाँ पर आकर के इधर चली जाती है। और ठंडी होने पर हम जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो भारी होती है और संघनित भी तुरंत होती है। तो वो तुरंत क्या हो जाएगी, संघनित हो जाएगी या ठोस बन जाएगी। तो ठोस बनने पर हम उसको यहाँ पर इधर से क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे CO2 शुष्क बर्फ के रूप में। इसको अपन ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है लेकिन शुष्क बर्फ भी कहलाती है। इसके बाद बची हुई वायु को अपन यहाँ विस्तारक जैक में ले जाएंगे जहाँ पर उसके दबाव को कम किया जाता है, और दबाव को कम करने पर वो गैसें फिर यहाँ इस टैंक में जाती है। इस टैंक में क्या होता है कि घनत्व के अनुसार भारी गैस नीचे रहेगी, हल्की गैस ऊपर चले जाएगी। तो एक तो देखो नाइट्रोजन जो वायुमंडल में 78% होती है वो हल्की होती है, आर्गन भी हल्की होती है। तो उस नाइट्रोजन को तो यहाँ से और आर्गन को यहाँ से अलग कर लेते हैं, और जो ऑक्सीजन गैस होती है वो अभी भी लिक्विड अवस्था में होती है, जबकि ये दोनों गैसीय अवस्था में आ चुकी है। तो गैस अवस्था में आने के कारण आयतन अधिक होता है और वो ऊपर रहने के कारण वो आसानी से यहाँ से पृथक कर दी जाती है। और ऑक्सीजन अभी भी क्या होती है, लिक्विड होती है। तो वो यहाँ से इधर आगे जाकर के इस टैंक में बर्फ के रूप में ऑक्सीजन अलग हो जाती है। तो देखो CO2 यहाँ पर अलग हो गई, नाइट्रोजन यहाँ से अलग कर ली गई, आर्गन यहाँ से अलग कर ली गई, और ऑक्सीजन इस टैंक में जाकर लिक्विड के रूप में क्या हो गई, जमा हो गई। तो इस प्रकार से इस उपकरण के द्वारा वायुमंडल में उपस्थित गैसों के पृथक्करण का कार्यक्रम या विधि को अपनाया जाता है। तो ये 4-5 विधियाँ आज हम पढ़ी। इसकी चैप्टर के अंदर 1 या 2 विधि और है जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और किसी प्रकार की समस्या तो उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब वाला, उस पर क्लिक करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आपको अपलोड किए जाए वो तुरंत आपको मिल जाए। धन्यवाद।